हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है वो काफी लेंदी और कंसेप्चुअल चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में समझने वाले हैं और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि लाइट जब किसी भी सब्सटेंस पर पड़ती है तब उसका क्या होता है और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब उसका क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों को डिटेल में एनिमेशन के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइट क्या होती है। तो लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो हम लिख सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू सी। तो इसके बाद हम लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। मतलब कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिन्हें फ्लो करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और वे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और तीसरी प्रॉपर्टी है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम या फिर एयर में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और चौथी प्रॉपर्टी होती है इट हैज ड्यूअल नेचर, मतलब कि जो लाइट होती है उसमें दो नेचर होते हैं जो कि है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो लाइट जो है वो इन दोनों नेचर में प्रेजेंट होती है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो है लाइट कास्ट शैडो, मतलब कि जो लाइट होती है वो शैडो फॉर्म करती है। मतलब कि लाइट जब किसी भी सब्सटेंस पर पड़ती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडोज फॉर्म करती है। और सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो है व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस देन दीस टू फिनोमेनन कैन अकर, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो हमें दो फिनोमेनन देखने को मिल सकते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब हम इन दोनों टर्म को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि ऐसा फिनोमेनन जिसमें जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो वह सेम मीडियम में वापस उसी सरफेस पर बाउंस बैक हो जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को डायग्राम की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर ये है प्लेन मिरर और ये है नॉर्मल जो कि प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है, तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है वो होती है इंसिडेंट रे और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो रे वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के पहले लॉ को जो कि है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंस का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है वो सब सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो अब हम समझते हैं एक इंपोर्टेंट टर्म को जो कि है इमेज। तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं या फिर हमें मिलती हुई दिखती हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। और जो इमेज होती है वो दो टाइप्स की होती है जो कि है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो पहले हम देखते हैं रियल इमेज को। ये तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और इन्हें हम स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं यानी कि उल्टी होती हैं। तो अब हम समझते हैं वर्चुअल इमेज को। तो ये तब फॉर्म होती है जब हमें लाइट रेज मिलती हुई दिखे और वो एक्चुअल में मीट ना करें और इन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, मतलब कि सीधी होती हैं। तो इमेज को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि मिरर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो मिरर जो है वो एक पॉलिश सरफेस होती है जो कि लगभग सभी लाइट जो कि उस पर इंसिडेंस होती है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट। और मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं जो कि है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब कि अगर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होते हैं उन पर इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं। तो ये है एक प्लेन मिरर और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इधर इसकी पॉलिशिंग की गई है। तो मान लो ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने। तो अब हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ ये रे ड्रॉ करेंगे और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और उसी पाथ पर वापस आ जाएगी और आगे की तरफ निकल जाएगी। तो अब हम एक और रे ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट से मिरर की फुट की तरफ यानी कि यहाँ पर। तो जब आप इस रे को ड्रॉ करेंगे तो ये जो रे है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इस लाइन को नॉर्मल मान लीजिए और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। और क्यों होगा ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। तो अब आप दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखिए। तो ये दोनों जो रे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये दो रेस एक्चुअल में इस साइड तो मीट नहीं करेंगी। तो अगर ये मीट नहीं करेंगी तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, डोंट वरी अभी समझते हैं इसे। तो इधर तो ये रेस मीट करने से नहीं। तो अब आप इधर देखिए, अगर हम इधर की तरफ दो इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करें तो ये दोनों रेस आपस में मिल जाएंगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में आपस में नहीं मिलती बल्कि उन्हें इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्लेन मिरर की इमेज का सबसे पहला कैरेक्टर है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो रेस के एक्चुअल कांटेक्ट से फॉर्म नहीं होती और जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा सीधी होती है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। और तीसरा कैरेक्टर है द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो ये बात तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के पीछे फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है इमेज और मिरर के बीच में। और चौथा जो कैरेक्टर है वो है द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है यानी कि लेफ्ट में जो चीज होती है वो हमें राइट में दिखती है और राइट में जो चीज होती है वो हमें लेफ्ट में दिखती है। और ऐसा एक फिनोमिना के कारण होता है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। तो आइए अब हम समझते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इट इज द फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट साइड। मतलब कि ऐसा फिनोमिना जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट में दिखता है और राइट साइड लेफ्ट में दिखता है। फॉर एग्जांपल जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमें राइट में दिखाई देता है और जो राइट हैंड होता है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। तो गाइस आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एम्बुलेंस होता है उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है कुछ इस तरह से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उसे मिरर में देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो प्लेन मिरर जो है वो लुकिंग ग्लास, टॉर्च की लाइट बनाने और सोलर किकर में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप बनाने में भी होता है।
तो अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के मिरर को, जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब कि अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, जो कि है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर आर द मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि कॉन्केव मिरर वे मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जब भी कोई लाइट की बीम इन मिरर पर पड़ती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इन मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी शाइनिंग स्पून की कर्व सरफेस को देखें तो उसे भी हम एक कॉन्केव मिरर कंसीडर कर सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर आर द मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर वे मिरर होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और जब भी कोई लाइट की बीम इन मिरर्स पर पड़ती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। इसलिए इन मिरर्स को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी शाइनिंग स्पून की आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। तो ये है एक स्फेरिकल मिरर जो कि इस स्फीयर से कट किया गया है। तो स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर में पाया जाता है वो होता है पोल, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर को कट किया जाता है उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और जिस भी स्फीयर से ये कट किया जाता है उसके सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं। और जो भी रेज होती है वो इसी पॉइंट पर फोकस होती है, इसीलिए इसे फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर की जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे हम अपर्चर कहते हैं, जिसे हम किसी भी दो अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इन्हें MN से डिनोट किया है। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल को टच करती हुई निकलती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जो रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है उसे देखते हैं। तो दोस्तों जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। तो हम लिख सकते हैं R = 2F। आपको ये रिलेशन याद रखना है क्योंकि ये रिलेशन हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। मतलब कि कॉन्केव मिरर के कुछ रूल्स जो कि रे डायग्राम बनाने के लिए होते हैं। तो इसके टोटल 4 रूल होते हैं जिन्हें हम एक-एक करके समझते हैं। तो पहला रूल है R पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगी। और दूसरा जो रूल है वो है R इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर कोई रे फोकस के थ्रू मिरर पर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और तीसरा रूल है रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो आप सपोज करो कि ये कोई रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो वापस उसी पाथ पर आ जाएगी। और चौथा जो रूल है वो है रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन इक्वल एंगल। मतलब कि अगर कोई रे पोल पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि पोल पर आ रही है और एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद ये रे 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं जिन्हें हम एक-एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये कुछ रेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो ये जो रे आ रही हैं वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो जब ये रे मिरर से टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से गुजरेंगी, यानी कि अलग-अलग रे फोकस पर मिलेंगी और यही फोकस पर इमेज भी फॉर्म होगी, क्योंकि जहां पर 2 या 2 से अधिक रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज की पोजीशन को। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस पर लोकेटेड होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअल में इस पॉइंट पर मीट करती है। ये इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है। तो अब हम इमेज के तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं जो कि साइज। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनती है, यानी कि काफी छोटी होती है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। तो ये है कैपिटल C जिसके पीछे की हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि इस एरो से शो किया गया है। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज को ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी हम C से ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल वाली रे जब मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो फोकस से पास होगी और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों रे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज होती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होती है, और जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का तीसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लोकेटेड रहता है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पर कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जिसे हम एरो से शो कर रहे हैं। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे रे को हम फोकस के थ्रू ड्रॉ कर देते हैं। और जो रे फोकस से पास हुई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए अब हम इस इमेज की भी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जस्ट बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का चौथा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से 2 रेज ड्रॉ करनी है। तो पहली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और दूसरी जो रे है उसे हम फोकस से पास कराएंगे। तो जो रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, और जो रे फोकस से पास हुई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब हम इस इमेज के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर लोकेटेड रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर लोकेटेड है। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर लौट आएगी, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो अगर हम इस रे को थोड़ी और आगे की तरफ ड्रॉ करें तो हम नोटिस करेंगे तो ये दोनों जो रेस हैं वो पैरेलल रेस हैं, यानी कि ये रे आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, या हम कहें कि ये कभी मिल नहीं सकती। तो अगर ये दोनों रे आपस में कहीं मिलेंगी नहीं तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी? तो जब रेस कभी मिलती नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इमेज जो है वो इंफिनिटी पर फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर लोकेटेड रहता है तब इमेज इंफिनिटी यानी कि अनंत पर फॉर्म होती है, और जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और इमेज का
साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का सिक्स्थ केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें दो रेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रे तो हम ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो जब हम इन दोनों रेस को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। इस साइड तो इन दोनों रेस का मीट करना इम्पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर ये रे इधर मीट नहीं करेंगी तो किधर करेंगी? तो ये जो रेस है वो एक्चुअल में तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो ये रेस मिरर के पीछे इमेजिनरी रेस के थ्रू मीट करेंगी। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि ये दोनों रेस यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, ये तो इमेजिनरी रेस के थ्रू इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये रेस मीट कर रही हैं उस पॉइंट पर हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के पीछे फॉर्म होगी और इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगी वो सीधी होगी। कॉन्केव मिरर के इसी केस में इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और इमेज का जो साइज है वो भी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम समझते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसके क्या-क्या यूजेस होते हैं। उसको दीज आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्चलाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। मतलब कि इनका इस्तेमाल टॉर्चेस, सर्चलाइट्स और व्हीकल्स की हेडलाइट बनाने के लिए किया जाता है, लाइट की पावरफुल पैरेलल बीम को पाने के लिए। एंड दीज आर आल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। इनका इस्तेमाल सेविंग मिरर के तौर पर भी किया जाता है फेस की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। इनका इस्तेमाल डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है दांत की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और दीज आर आल्सो यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, मतलब कि जो बड़े साइज के कॉन्केव मिरर होते हैं वो सनलाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सोलर फर्नेस बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्केव मिरर के सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके रूल्स रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो इसके टोटल 4 रूल्स होते हैं, जिसमें कि पहला है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इसके पीछे है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो जब रे मिरर से डाइवर्ज होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे जो है वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है। जैसे कि जब कोई पर्सन इस लाइट रे को इस पॉइंट से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही हो, यानी कि हम इस रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट साइड में एक सीधी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही हो। और दूसरा जो रूल है वो है अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन ये फोकस तक पहुंचने से पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जब आप उस इंसिडेंट रे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे फोकस की तरफ तो आप देखोगे कि इस तरह की लाइन जो फोकस की तरफ आने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीसरा जो रूल है अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने से पहले मिरर से सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इस रे को देखिए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो ये रे जो है वो मिरर पर स्ट्राइक करने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और चौथा और आखिरी जो रूल है वो है अ रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। मतलब अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है। तो आप सपोज कीजिए ये एक रे है जो कि पोल की तरफ आ रही है और वो एंगल बना रही है आई, तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल बनाएगी आर और ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज किस तरह से फॉर्म होती है रे डायग्राम की हेल्प से। तो इसके टोटल 2 केस होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां पर फॉर्म होती है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये कुछ रेज है जो कि इंफिनिटी से मिरर की तरफ आ रही हैं। तो जो रेज इंफिनिटी से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और ये जब मिरर पर स्ट्राइक करेंगी तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो आप इन रेज को देखिए, तो इस तरफ तो ये रेज आपस में कभी मिल नहीं सकती। तो हम इधर की तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। आप लोग ये बात जानते हैं कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है। तो ये जो सभी इमेजिनरी लाइंस है वो फोकस से पास होंगी। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी और इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा और इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनेगी। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और पोल के बीच में रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट से 2 रे ड्रॉ करेंगे तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो हम इस ऑब्जेक्ट से 2 रे ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये बात तो आप जानते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो इधर तो ये रेज आपस में कभी मिलने नहीं वाली। तो हम इन रेज को 2 इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इस साइड मीट करवा देते हैं। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो हमारी इमेज होगी वो मिरर के पीछे प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगी और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके क्या-क्या यूजेस होते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। मतलब कि इनका इस्तेमाल व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो सीधी इमेज बनाते हैं छोटे साइज में और ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर होते हैं जिसके कारण हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी आसानी से व्हीकल में देख पाते हैं। और इसका दूसरा यूज है दीज आर यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। मतलब कि इनका इस्तेमाल शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के तौर पर किया जाता है। तो अब आप सपोज कीजिए कि ये है एक शॉप का काउंटर जिसका कि शॉपकीपर बैठा हुआ है और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है जिसके कारण वह ज्यादा एरिया कवर करता है अदर मिरर्स के कंपैरिजन में। तो शॉपकीपर अब एक जगह बैठकर पूरी दुकान पर नजर रख सकता है कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। और दीज आर आल्सो यूज्ड इन सनग्लासेस एंड टेलीस्कोप। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल सनग्लासेस और टेलीस्कोप बनाने में भी किया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को जो कि है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यही है। तो आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। इसके द्वारा ही हमें पता चलेगा कि जो भी वैल्यूज हम रखेंगे उसमें से कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी मिरर हो कॉन्केव या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो डिस्टेंस हम मापते हैं वो पोल से मापते हैं। ऐसा हम पोल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन से हम सभी डिस्टेंसेस को मापते हैं, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है अगर कोई रे लेफ्ट से राइट साइड में जा रही है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है, अगर कोई रे राइट से लेफ्ट साइड में जा रही होती है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया जाता है। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया जाता है। तो इन सभी चीजों को हमें याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय।
अब हम समझते हैं एक और इंपोर्टेंट टर्म को, जो कि है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला बेसिकली एक रिलेशन होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो इमेज डिस्टेंस को v से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और फोकल लेंथ को f से डिनोट किया जाता है। तो आइए हम तीनों के रिलेशन को समझते हैं। तो 1/f = 1/v + 1/u, और ये जो फार्मूला है वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए सभी सिचुएशंस में वैलिड रहता है। तो आइए हम मिरर फार्मूला पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जिसमें कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज की पोजीशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखेंगे, तो वो है 10 सेंटीमीटर माइनस की, और माइनस की इसलिए होगी क्योंकि पोल के लेफ्ट में जो डिस्टेंस होती है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और अब हम रेडियस की मदद से फोकल लेंथ को फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं f = r/2, तो इससे हमारा फोकस निकल आएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब हम मिरर फार्मूला लगाकर इमेज की पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो 1/f = 1/v + 1/u को हम लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो हमारी इमेज डिस्टेंस आएगी वो होगी 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें समझना है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आइए जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो है वो रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो हम लिख सकते हैं m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है उसे h' से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे s से रिप्रेजेंट किया गया है। और मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है जो कि है m = -v/u, यानी कि मैग्नीफिकेशन = माइनस में इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसे हम मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि है m = -v/u = h'/h। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी काफी मदद करेगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए अब हम मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जो कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 4 गुना बड़ी है। तो हमें मिरर से इमेज की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं, जो कि होगी 12 सेंटीमीटर माइनस की, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज की 4 गुनी है। तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा माइनस का 4। तो हम सिंपली फार्मूला लगा देंगे m = -v/u वाला। तो जब हम इस इक्वेशन में इनकी गिवन वैल्यूज को रख देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो है -48 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम मिरर को इमेजेस के बेसिस पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम मिरर को इमेज की फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की गई है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है अलग अलग पोजीशन के लिए, तो वो मिरर प्लेन मिरर होता है। और अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की गई है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से सभी पोजीशन के लिए, तो वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। और अगर मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो तो वो मिरर कॉन्केव मिरर होता है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट जो कि था रिफ्लेक्शन वो खत्म होता है। तो अब हम समझते हैं चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि है रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कि ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट की पाथ चेंज हो जाती है जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और ये होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो बेंड हो जाती है। तो हम ये जानते हैं कि लाइट कब किधर बेंड होती है। तो जब लाइट जो है वो रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा होती है। लेकिन इन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रियर और डेंसर मीडियम आखिर होते क्या है। तो रियर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें की लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें की लाइट की स्पीड कम होती है। और जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड इससे कम होती है। तो चलिए अब हम रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, यानी कि स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो हमें एक्चुअल से थोड़ा ऊपर दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट एयर से वाटर मीडियम में जाती है, या हम कह सकते हैं कि लाइट रियर से डेंसर मीडियम में जाती है। तो जब लाइट रियर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जिसके कारण हमें पूल की जो गहराई है वो हमें एक्चुअल गहराई से कम दिखाई देती है। और रिफ्रैक्शन का दूसरा एग्जांपल है लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स हायर, यानी कि जब हम कांच के ग्लास में लेमन को रखते हैं तो लाइट की मीडियम चेंज होने के कारण साइड से देखने पर हमें लेमन बड़ा दिखाई देता है। इसका तीसरा एग्जांपल है लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मतलब कि जो बुक के लेटर होते हैं वो हमें ऊपर की तरफ दिखते हैं जब हम ग्लास स्लैब की हेल्प से उन्हें देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट का जो मीडियम है वो एयर से ग्लास में चेंज होता है, जिसके कारण लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और जो लेटर्स है वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल रिफ्लेक्शन के। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो ग्लास स्लैब होता है उससे रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। तो आप सपोज कीजिए कि ये हमारी एबीसीडी एक ग्लास स्लैब है जिसमें कि यहाँ पर मीडियम एयर है और इधर ग्लास स्लैब है तो ग्लास मीडियम है। तो ये है हमारी नॉर्मल लाइन सीडी वाली सरफेस पर, और ये है एक और नॉर्मल लाइन एबी वाली सरफेस पर। तो इन दोनों नॉर्मल लाइंस को हम एन और एन डॉट से डिनोट कर देते हैं। तो अब आप सपोज कीजिए कि ये है एक इंसिडेंट रे जो कि एयर मीडियम से ग्लास में आ रही है। तो आप जानते हैं कि एयर जो है वो रियल मीडियम होता है और ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होगा। इसके बाद लाइट रे जो है वो ग्लास मीडियम से निकलकर एयर में चली जाएगी। लेकिन जब ये लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी, तो ये हो जाएगी हमारी फाइनली रिफ्लेक्टेड रे। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है एयर में और इसका एक्चुअल पाथ है ये वाला, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे कि मान लो x, जिसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पर डिपेंड रहता है, जो कि ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा है ग्लास स्लैब की थिकनेस। ये जो b से c की जो दूरी है वो होगी थिकनेस। अगर ये थिकनेस जाना होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जाना होगा, अगर ये थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो अब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस आउट ऑफ अ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जब लाइट जो है वो ग्लास स्लैब से पास होती है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन होता है उसके दो लॉज होते हैं, जिसमें कि पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है दोनों मीडियम के इंटरफेस पर, ये तीनों जो है वो
वो सेम प्लेन में लाई करती हैं। और रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। इट इज एक्सप्रेस्ड एज sin i अपॉन sin r। मतलब कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है किसी भी गिवन मीडियम के लिए वो कांस्टेंट होता है और इसी को हम स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे हम दो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये है दो पॉइंट जिनमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग दिया है। तो अगर इन दोनों का मीडियम जो है वो सेम होगा तो इनका sin i अपॉन sin r का जो रेशियो है वो भी सेम होगा। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि ये जो है वो रेशियो होता है लाइट की स्पीड का गिवन पेयर ऑफ मीडियम में, जिसे कि n से डिनोट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 और मीडियम 2 में उसके रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो पहले मीडियम की जो वेलोसिटी है उसे हम v1 और दूसरे मीडियम की जो वेलोसिटी है उसे हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा है 1 and 2 इक्वल्स n2 अपॉन n1, तो इसका मतलब है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में या फिर हम कह सकते हैं किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड एज कंपेयर टू लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू c अपॉन v। यहाँ पर c जो है वो लाइट की स्पीड है एयर में जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और v जो है वो लाइट की स्पीड है अदर मीडियम में। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि जो एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है जो कि है 1.0003 और जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है जो कि है 2.42। तो अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड इस न्यूमेरिकल को देखिए जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का 2.42 और लाइट की स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ कुछ नहीं सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगाकर लाइट की स्पीड निकालनी है डायमंड के अंदर। तो जब हम इस फार्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे जो डायमंड की स्पीड आएगी वो होगी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लेंसेज के बारे में। तो गाइस ये रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर लेंसेज के बारे में डिटेल में कंप्लीट स्टडी करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दोनों सरफेस से घिरा होता है जिसमें कि एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल होती हैं। तो लेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अब हम ये समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉर्नर से पतला होता है और सेंटर से मोटा होता है और ये जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉर्नर्स पर थिक यानी कि मोटा होता है और ये सेंटर पर पतला होता है, ये जो है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लेंसेज से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये वाला पॉइंट, और इसे कैपिटल उसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पॉइंट से लाइट रेज जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होती है। तो अब हम देखते हैं कि लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होता है और ये क्या होता है। तो ये जो है वो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका लेंस पार्ट होता है, इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो स्फीयर के दो पार्ट से फॉर्म होते हैं और उनमें दो कर्व सरफेस भी होती है, इसीलिए इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये जो है वो दो इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस होती है जिसके जो लेंस है वो पार्ट होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि लेंसेज के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होता है। तो अब हम समझते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो लेंसेज के अंदर दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो पहले हम समझते हैं पहले फोकस को यानी कि f1 को। तो ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां से रेज स्टार्ट होती हैं या उधर की तरफ आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और दूसरा प्रिंसिपल फोकस यानी कि f2 एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो लेंस की दूसरी साइड कन्वर्ज हो जाती है या फिर सेम साइड पर मिलती हुई दिखती है लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद। और दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकी होता है वो रियल होता है और जो कॉनकेव लेंस का फोकाई होता है वो वर्चुअल होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फोकाई वर्ड को यूज किया, फोकस क्यों नहीं किया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज में दो फोकस होते हैं और फोकाई जो है वो फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। तो हम समझते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है। तो ये जो है वो डिस्टेंस होती है लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और अंत में हम समझते हैं कि अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर जो है वो स्फेरिकल लेंस के सर्कुलर आउटलाइन का इफेक्टिव डायमीटर होता है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के नियम। तो इसके टोटल 3 रूल्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह हमेशा लेंस की दूसरी साइड फोकस से पास होगी। तो आप सपोज कीजिए ये कोई लाइट रे है जो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये रे जब लेंस पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास हो रही हो तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमेज होगी लेंस की दूसरी तरफ। तो आप सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे है जो फोकस से पास हो रही है और लेंस पर स्ट्राइक कर रही है, तो लेंस पर स्ट्राइक होने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। मतलब कि अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के पास होगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो रूल्स को समझने के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनमें इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, तो हम एक एक करके इन सभी 6 केसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। तो चलिए रे डायग्राम की हेल्प से इसकी इमेज को फॉर्म करते हैं। तो मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है और वहीं से कुछ पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आ रही हैं। तो जब ये रे लेंस पर स्ट्राइक करेंगी तो ये सभी रेज फोकस से क्रॉस करेंगी, जैसा कि हम कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक लाइट रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो दूसरे फोकस यानी कि f2 पर फॉर्म होगी और जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, यानी कि लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट करेंगी और इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होगी। इसी के साथ साथ इमेज जो है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी कि काफी ज्यादा छोटी होगी। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f2 के पीछे रखा होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, तो ये रे हमने ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो ये जो रे है वो बिना किसी डेविएशन के लेंस से सीधी पास हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जो रे है वो इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इमेज यहीं पर फॉर्म होगी। तो अब हम इस फॉर्म्ड इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो ये इमेज जो है वो दूसरे फोकस यानी कि f2 और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि c2 के बीच में बनेगी और इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ साथ इमेज जो है वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी होती है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन के तीसरे केस को देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो c1 पर रखा होता है। तो
ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि C1 पर रखा हुआ है। इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए हम कम से कम 2 रे ड्रॉ करेंगे। तो एक रे हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे हम ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जो रे हैं वो इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इमेज भी इसी पॉइंट पर फॉर्म होगी। तो अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो C2 पर होगी और जो इमेज का नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का चौथा केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और C1 के बीच में है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए भी हम 2 रेस ड्रॉ करेंगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो पहली जो रे है ये वाली, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद F2 से पास होगी और दूसरी रे है ये वाली, ये बिना किसी डेविएशन के सीधे जाएगी। तो आप देखिए कि ये दोनों जो रे हैं वो आपस में इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इमेज भी यहीं पर फॉर्म होगी। चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो ये जो इमेज है वो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C2 के पीछे फॉर्म होगी और इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। इसके साथ साथ जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा होता है। तो हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पर लोकेटेड रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर रखा हुआ है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ से 2 रेस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो पहली रे हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से पास होगी, दूसरी रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये रे बिना किसी डेविएशन के सीधे पास होगी। तो जब हम इन दोनों रेस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों रेस पैरेलल रेस हैं जो कि आपस में कभी मिल नहीं सकती। तो ऐसे में इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आइए देखते हैं। तो ऐसे में जो इमेज है वो इंफिनिटी पर फॉर्म होगी और उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो हाईली मैग्नीफाइड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का 6th और आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और फर्स्ट फोकस यानी कि F1 के बीच में होता है। तो इसकी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम 2 रेस को ड्रॉ करेंगे। तो पहली रे हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि रिफ्लेक्ट होकर F2 से निकलेगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के सीधे पास होगी। तो जब आप इन दोनों रेस को ध्यान से देखेंगे आप नोटिस करेंगे इस साइड दोनों के रेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइड तो ये दोनों रेस कभी मिल नहीं सकते। तो इसके अपोजिट साइड में हम तो इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये रेस मीट करेंगी और इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस फॉर्म्ड इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज है वो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगी और इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल और डायरेक्ट होगा, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेजिनरी लाइंस के मिलने से बनेगी और वो सीधी होगी। इसी के साथ साथ जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्नीफाइड यानी कि साइज में बड़ी होगी। इसी के साथ कॉन्वेक्स लेंस के हमारे सभी कांसेप्ट खत्म होते हैं। तो अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इसके भी टोटल 3 रूल होते हैं, जिसमें कि पहला रूल है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। मतलब कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो वो हमें उसी साइड के फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आप जानते हो कि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जैसे ही रेज लेंस पर स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हम इसे यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे है वो फोकस से आ रही है और जब हम इसके अपोजिट इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस से पास होगी। और कॉन्केव लेंस का दूसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और तीसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि अगर कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, मतलब कि कॉन्केव लेंस में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। तो इसके टोटल 2 केस होते हैं, जिसमें कि पहला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर होता है। तो ये है हमारा कॉन्केव लेंस जिस पर लाइट रेज इंफिनिटी से स्ट्राइक कर रही है। तो ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी यानी कि दूर दूर हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में ये रेज इधर को तो मिलने से रही, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इन्हें कहीं ना कहीं तो मीट कराना पड़ेगा। तो जब हम इमेजिनरी रेज को ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों रेज F1 पॉइंट पर आपस में मिलेंगी और यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस फॉर्म्ड इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड फोकस यानी कि F1 पर फॉर्म होगी। तो इमेज जो है वो वर्चुअल और डायरेक्ट होगी और इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा होगा। और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि C1 के पीछे रखा हुआ है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ से 2 रेज ड्रॉ करेंगे। तो एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी जो कि बिना किसी डेविएशन के सीधे जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इन रेस का मिलना काफी जरूरी है, जो कि इस साइड तो पॉसिबल नहीं है। तो इन लाइट रेस को 2 इमेजिनरी रेस के थ्रू हम मीट करा देंगे। तो जब हम इन दोनों इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर मीट करेंगे और इमेज यहीं पर फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी, लेंस के सेम साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। और जो इमेज होगी वो वर्चुअल और डायरेक्ट होगी। इसी के साथ साथ इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के सभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, मतलब कि लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। तो लेंसेज के लिए जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो बिल्कुल मिरर के जैसे ही होते हैं। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब हम लेंसेज के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं जो कि है लेंस फार्मूला। तो ये जो है वो बेसिकली रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर f जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस को और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लेंस फार्मूला पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉन्केव लेंस है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ हमें दी है 25 सेंटीमीटर। ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो हमें इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए लेंस फार्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो लेंस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इनमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो होगी -12.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इस इमेज के नेचर को देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी, जो कि लेंस की उसी साइड पर बनेगी जिधर की ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसी के साथ साथ जो इमेज फॉर्म होगी वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनेगी। तो आइए अब हम समझते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर h'/h। यहाँ पर h' जो है वो इमेज की हाइट को दिखा रहा है और h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट को दिखा रहा है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m = v/u = h'/h। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है और जब भी रियल इमेज फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब हम मैग्निफिकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो माइनस की होगी और जो
फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ये जो है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो पहले तो हम लेंस फॉर्मूले का यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इमेज डिस्टेंस आएगी 60 सेंटीमीटर। तो अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाकर ऑब्जेक्ट की हाइट को निकाल लेंगे। m = h = v / u। तो जब हम इस फॉर्मूले में सही से वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो गाइस अब हम देखें तो इस क्वेश्चन में v जो है वो पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर है, तो इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी और इमेज का जो साइज है वो मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा होगा। तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है पावर ऑफ लेंस। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि ये जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लिख सकते हैं p = 1/f इन मीटर और इसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। और गाइस कॉनकेव लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होती है। तो हम देखते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो ये जो है वो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का एडिशन होता है। तो हम लिख सकते हैं p = p1 + p2 एंड सो ऑन, या फिर 1/f = 1/f1 + 1/f2 एंड सो ऑन। और मैग्निफिकेशन के लिए हम लिख सकते हैं m = m1 × m2 एंड सो ऑन। तो अब हम पावर ऑफ लेंस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को देखिए जिसमें कि कन्वर्जेंट लेंस की पावर दी हुई है 8 डायोप्टर और डाइवर्जेंट लेंस की पावर दी हुई है -10 डायोप्टर। तो हमें यहाँ पर दो चीजों को फाइंड करना है जिसमें कि पहली है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो p = p1 + p2। तो जब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारी जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगी वो आएगी -2 डायोप्टर और दूसरी है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम जानते हैं f = 1/p। तो p हमें दिया हुआ है -2 डायोप्टर। तो जब हम इस फॉर्मूले में p की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 0.5 मीटर, जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।